सावन में गांव वर्सेस शहरी बहू का साड़ी पहनावा। कल्याणी अपने बड़े बेटे को प्रिया की तस्वीर दिखाते हुए। देख बेटा राहुल, मैंने बहुत ढूंढ परख कर तेरे लिए ये लड़की पसंद की है। खानदान ऐसा है कि पूरे शहर में नाम चलता है इनका। जरा तस्वीर देख और बता तुझे पसंद आई क्या। हाँ माँ, लड़की तो देखने में ठीक ठाक है, आपकी पसंद कभी गलत हो नहीं सकती। तभी अमन भी वहां आ जाता है और अपनी माँ की बात सुनकर सोफे पर बैठते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपको काफी दिनों से बताना चाहता था कि मैं कॉलेज के समय से एक सीधी सादी लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वह भी मुझे सच्चा प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे तू ये अचानक क्या कह रहा है अमन? पहले मुझे साफ साफ ये बता कि वो लड़की किसी बड़े और अमीर खानदान से है या किसी मामूली और गरीब घर की है। माँ, वो किसी बड़े और रईस घराने से नहीं। सच तो ये है कि वो बहुत ज्यादा गरीब घर से है। उसके पूरे परिवार में उसकी बीमार माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई और दूसरा सहारा नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? अगर वो लड़की गरीब घर से है तो मैं उसे अपने घर की चौखट तक नहीं लाऊंगी। अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले, मुझे तो अपने दोनों बेटों के लिए सिर्फ और सिर्फ अमीर घर की ही बहुएं चाहिए। लेकिन माँ, पैसे से इंसान की शराफत और उसके अच्छे संस्कार नहीं तोड़े जा सकते। मैं स्नेहा को अपने दिल से चाहता हूँ। अगर तूने उस कंगाल और गरीब लड़की से नाता जोड़ा तो मैं जीते जी उसे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तू अच्छी तरह समझ ले। कल्याणी गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर कल्याणी बिना कोई देर किए राहुल का रिश्ता उसी रईस घर की लड़की प्रिया से तय करवाकर शादी की रस्में शुरू करवा देती है। माँ, आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस मुझे अमन की चिंता हो रही है कि वह इस शादी से खुश क्यों नहीं दिख रहा। तू अमन की फिक्र छोड़ बेटा, वो अभी नादान है और उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। वक्त के साथ जब वो तेरी अमीर ससुराल की ठाट बाट देखेगा तो अपनी उस गरीब वाली जिद को खुद ही भूल जाएगा। उधर शादी वाले दिन जब राहुल की बारात धूमधाम से निकल रही होती है, तभी अमन के फोन पर स्नेहा का कॉल आता है। अमन, जल्दी से मेरे घर आओ। माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें अटैक आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम बस जल्दी आ जाओ। क्या? तुम घबराओ मत, मैं अभी पहुंचता हूँ। स्नेहा की बात सुनकर अमन घबराया हुआ तुरंत स्नेहा के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अमन के पहुंचने से पहले ही स्नेहा की मां का देहांत हो चुका था और स्नेहा घर पर अकेली बैठी रो रही थी। अमन को देखते ही स्नेहा उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। अमन, सब कुछ खत्म हो गया। माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर के आने से पहले उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बचा। मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? स्नेहा, खुद को संभालो और इस तरह मत रो। तुम्हारी माँ भले ही चली गई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया या मेरा परिवार कुछ भी कहे, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन अमन, तुम्हारी माँ तो मुझसे और मेरी गरीबी से नफरत करती है। मैं इस तरह अकेले और बेसहारा तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हम दोनों अभी इसी वक्त मंदिर चलकर भगवान के सामने शादी करेंगे और हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। अमन स्नेहा का हाथ पकड़कर पास के एक मंदिर में ले जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरकर विवाह संपन्न करता है। दूसरी तरफ राहुल और प्रिया की शादी की रस्में भी पूरी हो चुकी थी और दोनों अपने घर पहुंचते हैं। इधर कल्याणी हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर प्रिया और राहुल का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक उसी समय अमन भी स्नेहा का हाथ थामे हुए दरवाजे के सामने आ खड़ा होता है, जिससे वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। अमन, ये सब क्या तमाशा है? तो इस लड़की को अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आया है? क्या ये वही गरीब वाली लड़की है जिसके बारे में तू मुझसे उस दिन कह रहा था? जी हाँ माँ, ये स्नेहा ही है जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। आज अचानक इसकी माँ का देहांत हो गया और ये दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने मंदिर में इससे शादी कर ली और इसे अपनी पत्नी बनाकर घर लाया हूँ। तूने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी अमन। अपनी मर्जी से इस कंगाल लड़की को ब्याह लाया और अब चाहता है कि मैं इसे अपनी बहू मान लूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा मेरे फैसलों की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा। अरे कल्याणी, बस भी करो, जो होना था हो चुका। अमन ने अपनी पसंद से शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस लड़की को अपनाने से इनकार कर दें। आखिर वो हमारे घर की बहू है। हाँ, कम से कम उसे एक मौका तो देना ही चाहिए ना। अरे छोड़ो ना माँ,
आप क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? अब जरा हमारी बड़ी भाभी प्रिया का ये कीमती और खूबसूरत लहंगा तो देखो। अरे वाह बड़ी भाभी, ये तो बिल्कुल नया और अनोखा डिजाइनर पीस लग रहा है। इसे कहाँ से खरीदा आपने? शुक्रिया रिया, ये लहंगा मेरे पापा ने खास तौर पर मुंबई के बहुत बड़े फैशन डिजाइनर से ऑर्डर देकर मंगवाया था। वाकई बड़ी भाभी, आपको देखकर सच में लग रहा है कि कोई अमीर और खानदानी दुल्हन आई है। और जरा छोटी भाभी को तो देखो, कितना घटिया सूट पहना है इन्होंने। जब लव मैरिज करनी ही थी तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन लेती। इनके अंदर तो कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। बस करो रिया, अब तुम ये सब ताने मारना और फिजूल की बातें बंद करो। जो होना था वो हो चुका है। दोनों लड़कियां अब हमारे घर की बहुएं बनकर चौखट पर खड़ी हैं, इसलिए शांति से दोनों का गृह प्रवेश करवाओ। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो रस्म पूरी कर देती हूँ, लेकिन मेरे दिल में इस गरीब लड़की के लिए कोई जगह नहीं बनेगी। कल्याणी उन दोनों का एक साथ गृह प्रवेश करवाती है। रिया दोनों बहुओं को उनके अलग अलग कमरों में ले जाकर छोड़ देती है। स्नेहा कमरे के बिस्तर पर बैठकर अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी अमन कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर आता है और स्नेहा के पास बैठ जाता है। अमन, माँ जी और दीदी की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से आपके घर की सारी खुशियाँ खराब हो गई और सब लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। स्नेहा, तुम इनकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो और अपने दिल को छोटा मत करो। माँ भी गुस्से में है, लेकिन तुम देखना कि तुम्हारा भोलापन और तुम्हारी अच्छाई एक दिन माँ का दिल जरूर जीत लेगी। तुम बस सब्र करो। अगली सुबह की धूप खिलते ही घर में पहली रसोई की रस्म की हलचल शुरू हो जाती है। प्रिया अपने कमरे से बहुत एडवांस बैकलेस और बिना आस्तीन वाला डिजाइनर ड्रेस पहनकर और कर्ली हेयर के साथ डार्क मेकअप किए हुए मटकती हुई बाहर निकलती है, जबकि स्नेहा एक सिंपल साड़ी में सिर पर पल्लू डालकर संकोच के साथ बैठक में आती है और सास के पैर छूती है। माँ जी प्रणाम। कल्याणी स्नेहा को देखकर अपना मुंह चिढ़ से दूसरी तरफ फेर लेती है और अपने पैरों को पीछे खींच लेती है। वहीं स्नेहा के प्रणाम का कोई जवाब भी नहीं देती, लेकिन सामने से प्रिया को आते देखकर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान खिल जाती है। अरे आओ प्रिया बेटा, आओ। देखो तो मेरी बड़ी बहू कितनी प्यारी और मॉडर्न लग रही है। आज तुम दोनों की पहली रसोई का शगुन है बेटा। बताओ, तुम रसोई में अपने हाथों से क्या खास बनाना पसंद करोगी? माँ जी, मुझे तो इटालियन और वेस्टर्न फूड बनाना बहुत पसंद है और आज आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी पिज्जा, क्रिस्पी बर्गर और कुछ खास तरह के स्नैक्स तैयार करूंगी जो आप सबने कभी नहीं चखे होंगे। कल्याणी, अब तुम इस छोटी बहू से ऐसी बेरुखी और नाराजगी दिखाना बंद भी कर दो। बेचारी अपने मायके से हमेशा के लिए सब कुछ खोकर हमारे घर आई है। अब ये घर उसका ससुराल है और वो हमारे छोटे बेटे की पत्नी है। इसे भी तो अपनाओ। ठीक है, मुझे ज्यादा नसीहतें मत दीजिए। जाओ बहू, तुम भी जाकर अपनी पहली रसोई का काम पूरा कर लो। स्नेहा नए और बड़े मॉडर्न किचन की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर जब वह चारों तरफ देखती है तो बिजली से चलने वाले आधुनिक ओवन, चिमनी और अजीबोगरीब मशीनों को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और अपनी सास के पास वापस आकर, माँ जी, रसोई में जितने भी नए और बिजली के उपकरण रखे हैं, मुझे इनमें से किसी को भी चलाना नहीं आता है। मेरे मायके में तो बहुत ही सादी और पुरानी रसोई थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं इन मशीनों पर खाना कैसे बनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, हमारे घर के पिछले हिस्से में एक पुरानी रसोई भी बनी हुई है जो हमने इस नई रसोई को शुरू करने से पहले इस्तेमाल की थी। तेरे जैसी सीधी और अनपढ़ सोच वाली के लिए वही पुरानी रसोई ठीक रहेगी। जा, वही जाकर खाना बना ले। कल्याणी स्नेहा को ले जाकर घर के कोने में बनी रसोई दिखा देती है, जहां एक साधारण गैस चूल्हा, भरा हुआ सिलेंडर और जरूरत के सभी बर्तन सलीके से रखे होते हैं। स्नेहा राहत की सांस लेती है और अपनी रसोई की तैयारी में जुट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया मॉडर्न रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी रिया वहां आती है। रिया, जरा देखो तो, मैं इस मॉडर्न ओवन में पिज्जा का बेस बेक करने जा रही हूँ और साथ में बर्गर की पैटी भी ग्रिल कर रही हूँ। हमारे मायके में तो शेफ ही ये सब बनाता था, पर मुझे भी ये सब बनाने का शौक है। वाह बड़ी भाभी, आपकी तो बात ही अलग है। घर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना बन रहा हो। मुझे तो ये सब देखकर ही बहुत मजा आ रहा है। उधर पुरानी रसोई में स्नेहा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ काम शुरू करती है। वो कढ़ाई में तेल गरम करके फूली फूली पूड़ियाँ तलती है, छोले और पनीर की सब्जी बनाती है, धीमी आंच पर मेवों से भरी खीर पकाती है और गर्मा गर्म चाशनी में डूबे हुए मीठे गुलाब जामुन तैयार करती है। उधर हॉल में कल्याणी अपने पति से,
देखो जी, कपड़ों और ठाट बाट के मामलों में तो मेरी बड़ी बहू प्रिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब बस ये देखना बाकी है कि दोनों के हाथों के स्वाद में कौन आगे निकलता है। कल्याणी, सिर्फ फैशनेबल कपड़ों से किसी इंसान का हुनर तय नहीं होता। पहली रसोई में यह देखा जाता है कि खाना दिल से और स्वाद के साथ बना है या नहीं। अभी थाली लगने दो, फिर फैसला करेंगे कि किसका खाना बेहतर है। थोड़ी ही देर में डाइनिंग टेबल पर दोनों बहुएं अपनी अपनी बनाई हुई थालियां सजाकर लाती हैं। प्रिया टेबल पर पिज्जा और बर्गर रखती है, जबकि स्नेहा गर्मा गर्म पूड़ी, छोले, पनीर, केसरिया खीर, गुलाब जामुन परोसती है। परिवार के सभी लोग एक एक करके दोनों का खाना चखना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, ये छोले पूड़ी और पनीर की सब्जी तो सच में लाजवाब बनी है। मसाले का इतना बढ़िया मेल मैंने बहुत दिनों बाद चखा है। और ये खीर तो बिल्कुल अमृत जैसी मीठी है। स्नेहा, तुमने वाकई बहुत कमाल का खाना बनाया है। राहुल, आपने मेरी बनाई हुई डिशेस तो ठीक से चखी भी नहीं और पहले ही उस खाने की तारीफ करने लगे। मैंने इतनी मेहनत से ये पिज्जा और बर्गर तैयार किया है, जरा इसका टेस्ट तो बताइए। अरे प्रिया, पिज्जा बर्गर तो बाजार में कभी भी खाया जा सकता है, पर पहली रसोई में परिवार के सब लोग ऐसा ही पारंपरिक और शुद्ध खाना पसंद करते हैं। और तुम्हारा खाना भी ठीक है, लेकिन स्नेहा के हाथ में सचमुच बहुत स्वाद है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। वैसे तो मुझे वेस्टर्न खाना पसंद है, लेकिन छोटी भाभी ने जो खीर और गुलाब जामुन बनाए हैं उसका स्वाद तो सीधे दिल को छू गया। भले इनका पहनावा सादा हो, पर खाने में इन्होंने बाजी मार ली है। ठीक है, अब सब लोग ज्यादा तारीफों के पुल मत बांधो। सुनो दोनों बहुओं, कल हमारे घर में तुम दोनों की मुंह दिखाई के रस्म का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे पूरे खानदान और मोहल्ले की औरतें आएंगी। तुम दोनों कल के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। जी माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं कल अपने वार्डरोब से सबसे बेहतरीन और कीमती डिजाइनर ड्रेस निकाल कर पहनूंगी, ताकि आपके मेहमान मेरी खूबसूरती और स्टाइल देखते ही रह जाएं। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही तैयार हो जाऊंगी। मैं अपनी साड़ियों में से जो सबसे अच्छी साड़ी होगी वही पहनकर सबके सामने आऊंगी। खाना खत्म होने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। प्रिया अपनी अलमारी से चमकदार ड्रेस निकालकर हेयर स्टाइल की वीडियो देखने लगती है। वहीं स्नेहा अपनी संदूक से माँ की दी हुई लाल साड़ी निकालकर संभाल कर रख देती है। अगली शाम हॉल में मुंह दिखाई की महफिल सजती है और रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाता है। तभी कल्याणी स्नेहा के कमरे में आकर, स्नेहा, आज पूरे मोहल्ले और बिरादरी की औरतें हमारे घर आई हुई है। तू ऐसी बेढंगी और गवारू हरकत मत करना जिससे मेरी नाक कट जाए। सलीके से रहना और चुपचाप एक तरफ बैठना। जी माँ जी, आप जैसा समझा रही है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर कल्याणी चली जाती है। दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में तैयार होती हैं। स्नेहा साड़ी पहनकर चूड़ियां, बिंदी और मांग टीका लगाती है, सर ढककर हल्का मेकअप करती है और हाथ पैरों में अलता सजाती है। वहीं प्रिया गोल्डन फिश कट ड्रेस, कर्ल किए बाल, हाई हील्स और डार्क मेकअप में तैयार होती है। दोनों बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जिन्हें देखकर रिया, वाह बड़ी भाभी, आप तो इस ड्रेस में बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन जैसी हसीन और मॉडर्न लग रही हो। आपकी हर एक ड्रेस इतनी लाजवाब होती है कि मेरा तो दिल ललचा जाता है आपको देखकर। फिर पड़ोसन प्रिया और स्नेहा को शगुन देते हुए कहती है, अरे कल्याणी बहन, तुम्हारी ये छोटी बहू तो साक्षात देवी जैसी लग रही है। सादी सी साड़ी में भी इसका रूप कितना निखर कर आ रहा है और सिर पर पल्लू रखने का सलीका बता रहा है कि बच्ची कितनी संस्कारी और शालीन है। बिल्कुल सही कह रही हो कमला, आजकल के जमाने में ऐसी संस्कारी बहुएं कहाँ देखने को मिलती हैं। मोहल्ले की औरतों के मुंह से स्नेहा की तारीफें सुनकर प्रिया के सीने पर सांप लौटने लगता है। मुंह दिखाई की रस्म के दौरान पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों बहुओं को ढेर सारे शगुन और उपहार देकर जाते हैं। रस्म पूरी होने के बाद जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो प्रिया गुस्से में अपने कमरे में आकर राहुल से, राहुल, मुझे समझ नहीं आता, सब मेरी इतनी महंगी ड्रेस छोड़कर उस साधारण साड़ी वाली स्नेहा की ही तारीफ क्यों कर रहे थे। प्रिया, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। हाँ, हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग हमेशा सादगी और संस्कारों की ही ज्यादा अहमियत देते हैं। तुमने जो पहना था वो पार्टी के लिए ठीक हो सकता है, पर परिवार के रस्मों में लोग सादगी ही पसंद करते हैं। मुझे किसी के फालतू ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि माँ जी मेरी पसंद की कद्र करती है और वो उस गरीब लड़की को बिल्कुल घास नहीं डालती। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। इस तरह घर में कई दिन बीत जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। चारों तरफ बादलों की घटाएं छाने लगती हैं।
तभी कल्याणी दोनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है। बहुओं, कल सावन का पहला सोमवार है। हम सब सुबह मंदिर जाएंगे, इसीलिए समय से उठकर तैयार हो जाना। पूजा के लिए जरूरी सामान भी तैयार रखना। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन दोनों बहुएं मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। छोटी बहू स्नेहा सिंपल सी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखती है, वहीं बड़ी बहू प्रिया मंदिर जाने के लिए लोअर और पैंट शर्ट पहनकर तैयार होती है। दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं। प्रिया को देखकर कल्याणी कहती है, अरे बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? मंदिर जाने के लिए ऐसे कपड़े कौन पहनता है? माँ जी, बाहर वैसे भी बारिश का मौसम है। ऐसे मौसम में मैं ऐसी ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। मंदिर ही तो जाना है, इसमें क्या गलत है? भाभी, मंदिर जाने के लिए थोड़ा पारंपरिक पहन लेती तो ज्यादा अच्छा लगता। खैर, आपकी मर्जी, आपको इसमें आराम लगता है तो ठीक है। इसके बाद कल्याणी, दोनों बहुएं और रिया मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचकर सभी भगवान के दर्शन करते हैं और पंडित जी को पूजा का सामान व प्रसाद देते हैं। इसके बाद पंडित जी विधि विधान से पूजा करवाने लगते हैं और स्नेहा से कहते हैं, अरे वाह बिटिया, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तुम तो साक्षात मर्यादा और भारतीय संस्कारों की मूरत लग रही हो। इतने भक्ति भाव और कायदे से तुमने पूजा की तैयारी की है कि मन खुश हो गया। धन्यवाद पंडित जी। और बिटिया प्रिया, तुम भी जरा इस छोटी बहू से कुछ सीखो। मंदिर भगवान का घर होता है, यहाँ आने के कुछ तौर तरीके और मर्यादाएं होती हैं। अगर तुम भी ऐसे मौकों पर अपनी वेशभूषा और संस्कारों का ध्यान रखोगी तो सबको अच्छा भी लगेगा। पंडित जी की बातें सुनकर प्रिया का मुंह बन जाता है। पूजा करने के बाद वापसी में सीढ़ियों से उतरते समय रिया प्रिया से कहती है, अरे बड़ी भाभी, आप इन पंडित जी की बातों को दिल पर मत लो। ये बुजुर्ग लोग तो हमेशा पुरानी बातों का ही राग गलाते रहते हैं। इनको तो बस दूसरों में नुक्स निकालने का बहाना चाहिए होता है। पूजा समाप्त करके जब पूरा परिवार घर पहुंचता है तो बृजमोहन बैठक में अखबार पढ़ते हुए सबका स्वागत करते हैं। आ गए आप सब। सावन के पहले सोमवार की पूजा हो गई। मंदिर में दर्शन अच्छे से हो गए ना? क्या दर्शन होने थे जी, आजकल के लोगों की मति मारी गई है। जहाँ जाओ वही सब मेरी समीर बहू के कपड़ों के पीछे पड़ जाते हैं। पंडित जी तक को मेरी बहू में खोट दिखाई दे गया, जबकि मुझे तो मेरी बहू में कभी कोई कमी नहीं दिखती। कल्याणी, तुम हमेशा एक ही बात को पकड़कर क्यों बैठ जाती हो? अगर किसी बुजुर्ग ने मंदिर की मर्यादा के बारे में कुछ समझा दिया तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत? छोड़ो इन बातों को। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। कल्याणी और प्रिया स्नेहा को नीचा दिखाने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। खासकर प्रिया मनी मन स्नेहा से नफरत करने लगती है और हर बात पर उसे ताना मारने का बहाना ढूंढती रहती है। और एक दिन कमला कल्याणी के घर आती है और कल्याणी को बताती है, अरे कल्याणी बहन, तुम्हें बताने आई थी कि इस बार हमारे मोहल्ले में तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। खूब सजावट होगी, गीत संगीत होंगे और महिलाओं के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। तुम अपनी दोनों बहुओं और रिया के साथ जरूर आना। अरे वाह, बिल्कुल आएंगे। बहुओं के साथ तीज मनाने का तो अपना ही मजा है। और बहुओं को अच्छे से तैयार करके लाना। सब मिलकर झूला झूलेंगे, गीत गाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ बहन, ये भी कोई कहने की बात है। पास खड़ी प्रिया उनकी सारी बातें सुन लेती है। पड़ोसन के जाने के बाद वह तुरंत कल्याणी के पास आती और तीज की तैयारियों के लिए शॉपिंग करने की बात करती है। सासू माँ, चलिए ना, हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। तीज के लिए अपने और स्नेहा के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस और बाकी सामान भी ले आएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम दोनों ही क्यों, हम सब साथ चलते हैं। इस स्नेहा की भी शॉपिंग करवा देंगे, वरना वहाँ अपने पुराने कपड़े पहनकर हमारी बेइज्जती करवा देगी। हाँ सासू माँ, बिल्कुल, इसे भी साथ ले चलते हैं। आखिर तीज के दिन मोहल्ले की औरतों के सामने हमारी नाक तो नहीं कटनी चाहिए ना। हाँ प्रिया बेटा, क्यों नहीं। राहुल, अमन, तुम दोनों अपनी गाड़ियाँ निकालो। आज हम सब मिलकर शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल चलेंगे। शहर के एक विशाल और जगमगाते शॉपिंग मॉल में पूरा परिवार एक साथ जाता है। प्रिया जींस और टॉप पहनकर बड़े गर्व के साथ आगे आगे चल रही होती है, जबकि स्नेहा एक सादी कॉटन की साड़ी पहनकर अमन के साथ आगे बढ़ती है। सभी लोग एक जगह रुकते हैं, तब प्रिया स्नेहा से, स्नेहा, तुम मॉल जैसी जगह पर भी ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर आ गई हो। तुम्हारे अंदर तो कपड़ों को लेकर रत्ती भर भी सेंस नहीं है। तुम कभी कुछ भी पहन लेती हो, लेकिन मेरी पसंद हमेशा सिर्फ और सिर्फ खास डिजाइनर पीसेस ही होती है। सही कहा बड़ी बहू, जो खानदानी और अमीर घरों के बच्चे होते हैं उनके पसंद का लेवल ही अलग होता है। मेरी बहू तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है,
और जो भी पहनती है उसमें जचती है, इसीलिए तो ये मेरी सबसे पसंदीदा और लाडली बहू है। कल्याणी की बात सुनकर स्नेहा अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और अमन का चेहरा भी अपनी माँ की चुपती हुई बातों से उतर जाता है। अमन स्नेहा का ध्यान इन कड़वी बातों से हटाने के लिए पास के एक बड़े डिस्प्ले की तरफ बढ़ता है और एक खूबसूरत हरी साड़ी उठाकर स्नेहा को दिखाता है। स्नेहा, तुम इधर देखो और इन बातों पर ध्यान मत दो। ये वाली हरी साड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है। इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम है और सावन के हिसाब से इसका रंग तुम पर कितना खिलेगा। तुम इसे देखो तो। हाँ अमन, ये साड़ी सच में बहुत प्यारी है। इसका रंग बिल्कुल सावन की हरियाली जैसा ताजा है और इसका बॉर्डर भी बहुत नाजुक और सादा है। मुझे ये बहुत पसंद आई है। राहुल, आप उस तरफ क्या देख रहे हैं? जरा इधर आकर मेरी इस पसंद की हुई डिजाइनर ड्रेस को तो देखिए। बताइए ना, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी और क्या मुझे ये खरीद लेनी चाहिए? प्रिया, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम अपनी मर्जी से ले लो। मैं अगर अपनी कोई राय दूंगा तो तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा और तुम अपनी ही जिद चलाओगे, इसलिए बेहतर है कि तुम वही चुनो जो तुम्हें ठीक लगे। अरे राहुल, अगर तेरी बीवी तुझसे इतने प्यार से अपनी पसंद पूछ रही है तो तू सीधे मुंह जवाब क्यों नहीं देता? प्रिया बेटा, तुझे जो भी पसंद आता है तू खरीद ले। मॉल में प्रिया अपने लिए मॉडर्न ड्रेस, हाई हील्स और वेस्टर्न ज्वेलरी खरीदती है। वहीं स्नेहा अपने लिए बनारसी, कांजीवरम सिल्क और चंदेरी साड़ियां, साथ में हरी चूड़ियां, माथा पट्टी, टीका, सिंपल एलिगेंट ज्वेलरी पसंद करती है। काफी खरीदारी के बाद पूरा परिवार ढेरों पैकेट लेकर घर लौट आता है और अपने अपने कमरों में सामान सहेज कर रख देते हैं। थकी हुई प्रिया काम से बचने के लिए सबके लिए मैगी बना देती है, जबकि स्नेहा दाल, चावल, सब्जी और रोटी बनाकर पूरे परिवार को खाना परोसती है। सभी खाना खाने बैठते हैं और खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, स्नेहा बेटी ने आज फिर शाम के खाने में जो तड़का लगाया है उसकी खुशबू से ही भूख बढ़ गई है। ये दाल और भरवा सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनी है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, स्नेहा के बनाए खाने में सचमुच एक अलग ही मिठास और जादू है। जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब भी इस घर में खाना बनता है सबके सब सिर्फ उसी के खाने की तारीफों के पुल क्यों बांधने लगते हैं। मैंने इतनी थकान में भी ये मैगी बनाई, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। अरे प्रिया बेटा, तूने क्यों खाना बनाया? तू तो शॉपिंग करके थक गई होगी। माँ, ऐसी भी क्या थकान, शॉपिंग तो प्रिया के साथ स्नेहा भी गई थी। प्रिया ने बस मैगी बनाई है, जबकि स्नेहा ने सबके लिए दाल, चावल, सब्जी और रोटी तक बना दी। हाँ हाँ, आपको तो बस नेहा की मेहनत ही दिखाई देती है, मेरी थकान किसी को क्यों नहीं दिखाई देती? अरे रहने दो तुम लोग, मेरी बहू थकी हुई थी फिर भी उसने सबके लिए मैगी बना दी। अब जिसको जो खाना है वो खा लो। अगले दिन सुबह ही कल्याणी दोनों बहुओं से कह देती है कि शाम को तीज के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए दोनों समय से तैयार हो जाएं। दोनों बहुएं दिन भर घर के काम निपटाने के बाद शाम के लिए तैयारियों में जुट जाती हैं और कमरे में तैयार हो रही होती हैं। तभी अमन स्नेहा से कहता है, वाह स्नेहा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सादगी वाला अंदाज तुम पर बहुत अच्छा लगता है। सच कहूं, तुम्हें देखकर तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। लगता है आज तीज के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरी पत्नी ही लगेगी। बस भी कीजिए जी, आप भी ना इतना मत सराहिए मुझे। चलिए अब मुझे तैयार होने दीजिए, वरना माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। प्रिया, आज तो तुम बहुत स्टाइलिश लग रही हो, लेकिन वहाँ तीज का फंक्शन है ना, उसके हिसाब से थोड़ा सिंपल लुक रखती तो ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ का माहौल थोड़ा पारंपरिक है। रहने दीजिए राहुल, मुझे अच्छी तरह पता है कहाँ कैसा माहौल होता है। क्या मैं तुम्हारे भाई की बीवी स्नेहा की तरह गांव वाली और गरीबों जैसी बनकर तैयार हो जाऊं? मुझे अपने स्टाइल में रहना पसंद है। तभी नीचे से कल्याणी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, अरे बहुओं, तैयार हो गई हो तो नीचे आ जाओ, हमें तीज के कार्यक्रम के लिए निकलना है। हाँ माँ जी, बस आ रहे हैं। मोहल्ले के बड़े बगीचे में तीज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू होता है। कई महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं, कई सावन के गीत गा रही हैं तो कई सजे हुए झूलों पर झूल रही हैं। चारों तरफ हंसी खुशी और त्योहार का माहौल है। तभी प्रिया और स्नेहा अपनी सास और ननद के साथ वहां पहुंचती हैं। प्रिया हरे रंग की कट वाली मॉडर्न वेस्टर्न साड़ी में, जबकि स्नेहा हरे रंग की खूबसूरत लहंगा साड़ी में आती है। दोनों ने हरी चूड़ियां पहनी है। स्नेहा ने हल्का मेकअप और सादगी भरी ज्वेलरी, वहीं प्रिया ने खुले बाल, बोल्ड मेकअप और स्टाइलिश ज्वेलरी से अपना ग्लैमर लुक तैयार किया है। सबकी नजरें दोनों बहुओं पर टिक जाती हैं। अरे वाह कल्याणी, तेरी ये छोटी बहू स्नेहा तो आज तीज वाले दिन बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है।
इस हरी भरी लहंगा साड़ी में इसका रूप इतना प्यारा लग रहा है जैसे सावन का ये पूरा महीना सिर्फ इसी के लिए आया हो। सच कह रही हो कमला, ऐसा लग रहा है मानो किसी कुशल मूर्तिकार ने बड़ी फुर्सत से इस बच्ची को तराश कर यहाँ उतार दिया हो। सादगी में भी इसका इतना गजब का सौंदर्य देखकर नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। और जरा इस बड़ी बहू प्रिया को तो देखो, सावन के इतने पावन और पारंपरिक त्योहार पर भी कैसे बेढंगे और छोटे कपड़े पहन कर आ गई है। कोई ढंग ही नहीं है इसके अंदर, हमेशा बस अपनी नोकचढ़ी अमीरी और फूहड़ फैशन की नुमाइश करती रहती है। अरे कमला, कल्याणी को तो बस इसी बड़ी बहू की अमीरी और मायके से आई दौलत दिखाई देती है। ये नहीं देखती कि बड़ी बहू के अंदर ना तो कोई अपनापन है और ना ही कोई सलीका, फिर भी सास इसी की चमचागिरी में लगी रहती है। मोहल्ले की औरतों की ऐसी बात सुनकर प्रिया का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है। वह एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी रिया उसके पास आती है। बड़ी भाभी, आप इन बेकार की औरतों की बातों से अपना मूड बिल्कुल खराब मत करो। मेरी नजरों में तो आप हमेशा से सबसे ज्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लगती हो। पता नहीं इन मोहल्ले वालों की आंखों में क्या खराबी है जो छोटी भाभी की इतनी तारीफें कर रहे हैं। मुझे तो उसका पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। रिया, मुझे किसी की झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। मैं चाहे दुनिया का सबसे महंगा डिजाइनर पीस पहन लूं, पर इन लोगों को बस उसी गरीब लड़की का सादापन दिखाई देता है। छोड़िए ना भाभी, इस गरीब की वजह से आप उदास मत होइए। चलिए हम झूला झूलने चलते हैं। तभी रिया और प्रिया भी झूला झूलने के लिए झूले की ओर बढ़ती हैं। वहाँ पहले से ही स्नेहा मोहल्ले की औरतों के साथ हंसते मुस्कुराते झूला झूल रही होती है। प्रिया और रिया को झूले की तरफ आते देख स्नेहा तुरंत झूले से उतर जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे दीदी, आप दोनों आ गई। आइए आप दोनों झूला झूलिए। जाओ रिया, तुम मुझे धक्का दो, मैं झूले पर बैठती हूँ। ठीक है भाभी, आप बैठिए। जैसे ही प्रिया झूले पर बैठती है, रस्सी पकड़ती है, अचानक उसके ब्लाउज की साइड से कपड़ा खिसक कर फट जाता है और फटने की आवाज आती है। प्रिया घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर किसी की नजर मेरे फटे हुए ब्लाउज पर पड़ गई तो सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्रिया के पीछे खड़ी स्नेहा की नजरें उसके फटे हुए ब्लाउज पर पड़ती है। वह बिना एक पल गवाए तुरंत अपना पल्लू आगे करके प्रिया को ढक लेती है और उसे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लेती है और जल्दी से उसे घर की तरफ ले जाती है। घबराइए मत दीदी, किसी ने कुछ नहीं देखा। मैंने समय रहते अपना पल्लू लगा दिया था। आप परेशान मत होइए। चलिए घर जाकर कपड़े बदल लीजिए। आज मेरी इस ड्रेस की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अगर स्नेहा समय पर ना आती तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। सच में मैं इसकी जगह होती तो शायद इसे और जलील करती, लेकिन इसने मेरी इज्जत बचा ली। ये सब देखकर कल्याणी और रिया भी परेशान हो जाती है। स्नेहा प्रिया को संभालते हुए घर की ओर ले आती है और कल्याणी और रिया भी दोनों के पीछे पीछे घर की तरफ चल पड़ती हैं। आज तो स्नेहा ने प्रिया की बहुत बड़ी बेइज्जती होने से बचा लिया। अगर यही बात स्नेहा के साथ हुई होती तो प्रिया उसे सबके सामने उसकी बेइज्जती करने से भी पीछे नहीं हटती और हम भी उसका साथ देते। लेकिन स्नेहा ने बिना कुछ सोचे प्रिया की इज्जत बचा ली। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। हम छोटी भाभी को हमेशा कितना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो कभी पलटकर किसी को जवाब नहीं देती। हर बात चुपचाप सुन लेती है और आज तो उन्होंने प्रिया भाभी की इज्जत भी बचा ली। तभी स्नेहा, प्रिया, कल्याणी और रिया घर पहुंचते हैं। चारों को इस तरह घबराया हुआ देखकर सामने बैठे परिवार के पुरुष पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब कल्याणी अपने पति और बेटों को झूले पर हुई पूरी घटना बता देती है। देखा माँ, जिस स्नेहा को आप लोग हमेशा ताना मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उसने कभी आप लोगों के लिए अपने मन में बुरा नहीं रखा। आज उसने प्रिया की इज्जत बचाकर साबित कर दिया कि उसका दिल कितना साफ है। अमन बिल्कुल सही कह रहा है। स्नेहा ने आज साबित कर दिया कि अच्छे संस्कार कपड़ों और दिखावे से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और दिल की अच्छाई से पहचाने जाते हैं। जिसने खुद इतने ताने सहे, उसने भी मुसीबत में प्रिया का साथ दिया। हमें ऐसी बहू पर गर्व होना चाहिए, गर्व। और माँ, आपने तो कभी स्नेहा को दिल से अपनी बहू माना ही नहीं, फिर भी उसने आज एक सच्ची बहू होने का फर्ज निभाया है। उसने सिर्फ प्रिया की ही इज्जत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत बचाई है। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। नहीं पिताजी, नहीं भैया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। दीदी चलिए, आप पहले कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए। इतना कहकर स्नेहा प्यार से प्रिया को उसके कमरे तक ले जाती है ताकि वो आराम से अपने कपड़े बदल सके।
मेरे पास तो दूसरी साड़ी भी नहीं है। मैं तो बस यही एक साड़ी लेकर आई थी। अब मैं क्या पहनूं, समझ ही नहीं आ रहा। दीदी, मैं अपने साथ एक और कांजीवरम साड़ी लाई थी। अगर आप चाहे तो आप वो पहन सकती हैं। मुझे यकीन है आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है स्नेहा, तुम मुझे वो साड़ी दे दो, आज मैं वही पहन लूंगी। स्नेहा अपने कमरे में जाकर अपने हरे रंग की कांजीवरम साड़ी लाती है और प्रिया को दे देती है। प्रिया साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और आईने में खुद को देखकर स्नेहा की ओर मुड़ती है। स्नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गांव की और गंवार समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें अनपढ़ कहा और न जाने कितना कुछ सुनाया, लेकिन आज तुमने मेरी इज्जत बचाई। सच कहूँ तो एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों और दिल की अच्छाई से होती है। नहीं दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी है और रिश्तों में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है। आज आपने मुझे समझा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो अनाथ घर की लड़की हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रहने और आपका प्यार पाने का जो मौका मुझे मिला है, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और कल्याणी अंदर आती है। वह कुछ पल स्नेहा और प्रिया को देखती है, फिर स्नेहा की ओर बढ़ते हुए कहती है, स्नेहा बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें कभी दिल से अपनी बहू नहीं माना और हर बात पर तुम्हें ताने दिए, लेकिन आज तुमने जो किया उससे मुझे एहसास हुआ कि तुम हमारे घर का असली हीरा हो। तुम्हारे जैसी संस्कारी और नेक दिल इंसान को बहू के रूप में पाकर मुझे गर्व होना चाहिए। आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी भी हो। कल्याणी की बातें सुनकर स्नेहा और प्रिया भावुक हो जाती हैं। कल्याणी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है और तीनों के बीच की सारी नाराजगी दूर हो जाती है। इसके बाद तीनों साथ मिलकर कमरे से निकलकर हॉल में आ जाती हैं। अरे भाई, अगर तुम तीनों सास बहुओं का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों के इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में आज की तीज खत्म हो जाए और अगले सावन का इंतजार करना पड़े। रिया की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। इसके बाद सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और कल्याणी दोनों बहुओं को दिल से अपना लेती है। पूरा परिवार फिर से हंसी खुशी और प्यार के साथ रहने लगता है। क्या स्नेहा ने प्रिया की इज्जत बचाकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।